स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशंस। नाउ वी आर स्टडिंग चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोगों ने भाई इस चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट बातों को और टॉपिक्स को समझ रखा है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसे इंप्रूव कैसे किया जाए, आरसीएच का मेजर टास्क क्या था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक इन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां मिल जाएगा लिंक और फिर देख लीजिए। भाई आज का टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक होगा भाई आज अपना इनफर्टिलिटी। क्या होगा भाई? इनफर्टिलिटी। और सबसे आखिरी में आज पढ़ेंगे भाई एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। चलिए भाई सबसे पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सिंपली भाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बगैर फुल टर्म कंप्लीट हुए अगर बच्चे का एबॉर्शन कर दिया जाए, मतलब कि अभी फीटस का मदर्स उम्ब में 9 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उस बच्चे का मदर के उम्ब में ही एबॉर्शन करा दिया गया, ऐसे कंडीशन को एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से समझिएगा कि अभी 9 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ था और बच्चे को उसके मदर उम्ब में ही टर्मिनेट कर दिया गया या अबॉर्ट कर दिया गया, ऐसे कंडीशन को एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। भाई जनरली हमारे देश में या बहुत सारे देश में ऐसा करना गुनाह माना जाता है, मतलब ये भाई लीगली गलत है और एथिकली तो गलत है ही। मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कानूनन सजा मिल सकता है। इसीलिए इस एमटीपी पर गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा कि एमटीपी गवर्नमेंट के द्वारा बैंड प्रोसेस है, मतलब किसी भी बच्चे को समय से पूर्व जो एबॉर्शन किया जा रहा है वो भाई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एमटीपी होती कैसे है या एमटीपी को कब हम लोग अपना सकते हैं। अगर एमटीपी की बात करी जाए, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, इसे तब यूज में लाया जाता है जब हम लोगों को पता चल जाए कि अगर फीमेल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो मे बी आगे चलकर या तो मदर को या तो फीटस को या फिर दोनों को ही किसी क्रिटिकल कंडीशन से गुजरना पड़े, या फिर दोनों में से किसी को एक को भी अगर खतरा हो तो एमटीपी को अपनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा भाई, एमटीपी का यूज कब होगा? जब ये जो बच्चे को जन्म देने वाली मां है, ये मां या फिर जो जन्म लेने वाला बच्चा है या बच्ची है या फिर दोनों, अगर हम लोगों को ये बात पता चल जाए कि आगे चलकर इन्हें खतरा होने वाला है तो एमटीपी को अपनाया जाता है। और रेप विक्टिम्स के केस में भी एमटीपी को अपनाया जाता है। तो भाई ये जो एमटीपी है इसे परफॉर्म कब किया जाता है? तो मैं बता दूं कि इस एमटीपी को फर्स्ट 3 मंथ के अंदर ही कराया जाता है। ये रिलेटिवली सेफर होता है। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद कराते हैं तो ये रिस्की हो जाता है, और 6 महीने के बाद मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये हाईली रिस्की होता है भाई। तो जब भी एमटीपी अपनाया जाएगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो फर्स्ट 3 मंथ में ही कराया जाता है, ये रिलेटिवली सेफर होता है। नहीं तो भाई इतना ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है कि मे बी वो फीमेल काफी डेंजर या क्रिटिकल कंडीशन में जा सकती है। तो भाई आइए देखते हैं हमारे बोर्ड पर हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है। इंटेंशनल, जानबूझकर या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब अभी बच्चे का 9 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है मदर्स उम्ब में कि उसे टर्मिनेट कर दिया गया, तो इसे क्या कहा जा रहा है भाई? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिलेटिवली सेफर
ये थोड़ा सेफर होगा। कब भाई? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की होगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हाईली रिस्की होगा। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में एमटीपी का इजाजत तो मिलेगा ही नहीं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं भाई, तो इट इज डन ओनली इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ ही कंडीशंस में इसे परफॉर्म किया जाता है। कब? जब हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल और फैटल आइदर टू मदर, या तो मम्मी के लिए और फीटस या पलने वाले बच्चे के लिए, या फिर बोथ। अगर हम लोगों को ऐसा पता चल जाए तो उस कंडीशन में एमटीपी कराया जाता है। और अगर हम लोग बोलेंगे भाई तो ये रेप विक्टिम्स के केस में भी एमटीपी अपनाया जाता है। वैसे भाई एमटीपी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। इस एमटीपी के मदद से भाई फीमेल फोएटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या भी बढ़ती जा रही थी। कैसे भाई? अगर पता चल जाए पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा कि आने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब पता चल जाए कि होने वाला बच्चा फीमेल है तो भाई वो एमटीपी का जरिया अपना लेते हैं। भाई इस कारण से भी इस एमटीपी को बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? बैन। क्लियर है? इस एमटीपी के लिए जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है भाई वह मेफिकिट। क्या भाई? मेफिकिट। आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई। चलिए भाई अब शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। क्या भाई? इनफर्टिलिटी। ध्यान से देखिएगा भाई, इस इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्टाइल लैंड, मतलब क्या भाई? जहां पर हम लोग क्रॉप या फिर फसल का उपज करा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई? फर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब क्या हो गया? उसी का जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब ऐसे जगह जहां पर हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है इनफर्टाइल का मतलब बांझ मेल और फीमेल, ऐसे मेल और फीमेल जो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में अनेबल है उन्हें क्या कहा जाएगा भाई? इनफर्टाइल। और इसी को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। तो चलिए भाई डेफिनेशन देख लेते हैं। अनएबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल्स टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। मेल और फीमेल का अनएबिलिटी, कैसी अनएबिलिटी भाई? खुद के बच्चे को जन्म देने की अनएबिलिटी, इसे क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। अब देखिए भाई कि इनफर्टिलिटी की बात करेंगे तो मैंने इसे दो सेक्शन में भाई डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। सबसे पहले भाई हम लोग मेल के इनफर्टिलिटी को समझ लेते हैं। मेल में इनफर्टिलिटी का पहला कंडीशन है भाई इंपोर्टेंस। क्या है भाई? इंपोर्टेंस। ये इंपोर्टेंस होता क्या है? तो कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है, तभी ये वेजाइना के अंदर जा पाएगा और वहां स्पर्म इजैकुलेशन कर पाएगा। अगर पेनिस इरेक्ट नहीं होता है मतलब ये वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा, तो भाई स्पर्म का इजैकुलेशन कैसे होगा? मतलब ये इंपोर्टेंस क्या कह रहा है? फेल्योर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है तो ऐसे कंडीशन को इंपोर्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंपोर्टेंस। अब भाई इंपोर्टेंस, अगर किसी का पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो सबसे पहले ड्रग या मेडिसिन की बात कर लेते हैं भाई। तो यहां मेडिसिन हो जाएगा वाइग्रा। क्या हो जाएगा भाई? वाइग्रा। ऐसे लोगों को वाइग्रा से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे भाई तो यहां दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है भाई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? स्पर्म का फीमेल वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज होना या फिर फीमेल वेजाइना में इंटर करना इंसेमिनेशन कहलाता है। अब यहां पर हम लोगों ने वर्ड यूज किया है आर्टिफिशियल, मतलब कि आर्टिफिशियली डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में अगर डाला जाए तो ऐसे कंडीशन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। मतलब जिस मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, अगर उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके स्पर्म को डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स के द्वारा डायरेक्ट फीमेल के वेजाइना में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है भाई? आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। तो जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है उनके लिए दो ट्रीटमेंट है भाई। अगर दवा या ड्रग्स की बात करी जाए तो वाइग्रा दिया जाता है, और दूसरा अपने पास है भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब यहां पर उस पर्सन का स्पर्म लेकर सीधे फीमेल के वेजाइना में डाल दिया जाएगा, ऐसे कंडीशन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट भाई अपने पास कंडीशन है एंजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। आपने चैप्टर 3 में ही पढ़ा था भाई। ओलिगो, जब स्पर्म काउंट बहुत घट जाता है तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, और जब स्पर्म काउंट ना के बराबर हो जाए तो उसे एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। मतलब इस बार मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो भाई जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम हो चुका है, तो ये फीमेल के ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कैसे कर पाएगा? तो ऐसे कंडीशन में भाई हमें दूसरे स्पर्म डोनर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा विकी डोनर मूवी, वहां पर क्या होता है भाई, ऐसे लोग जो स्पर्म, ऐसे मेल जो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी अदर का स्पर्म लेते हैं और फीमेल के वेजाइना में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं। तो भाई ऐसे कंडीशन के लिए अपने पास क्या है, यहां पर स्पर्म डोनर की रिक्वायरमेंट होगी। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपोर्टेंस वाली कंडीशन है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो ड्रग्स के तौर पर वाइग्रा या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ट्रीटमेंट होगा। और अगर एंजियोस्पर्मिक या ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन है, मतलब स्पर्म काउंट ना है या फिर बहुत कम है, तो ऐसे कंडीशन में स्पर्म डोनर की जरूरत होती है। तो भाई ये था अपना मेल से रिलेटेड इनफर्टिलिटी के कंडीशंस, तो आप लोग याद रखिएगा। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल से रिलेटेड भी हम लोगों को पढ़ना है भाई इनफर्टिलिटी, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए भाई कि फीमेल से रिलेटेड, अगर फीमेल स्टेराइल है या फिर फीमेल अनेबल है टू गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे को जन्म देने में अगर फीमेल अनेबल है, तो यहां पर जो टेक्निक यूज किया जाएगा भाई ट्रीटमेंट के लिए, इस टेक्निक का नाम है ART। अब ये ART होता है क्या भाई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मतलब जब आप रिप्रोडक्टिवली फेल्ड है तो आपको जो टेक्निक असिस्ट किया जा रहा है उस टेक्निक को क्या कहा जाएगा भाई, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो मैंने यहां फुल फॉर्म लिख दिया भाई, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब ART की बात करेंगे तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला इन विट्रो है भाई अपने पास, और दूसरे की अगर बात करेंगे तो इन वीवो। भाई जहां पर भी आपको इन विट्रो वर्ड मिल जाए, समझिएगा ये प्रोसेस लैब में हो रही है या फिर उस पर्टिकुलर जगह पर जहां होनी चाहिए थी वहां तो नहीं हो रही है, कहीं और हो रहा है। तो इन विट्रो भाई ये बॉडी के अंदर यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर इन विवो की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होगी, और हम लोग इन विट्रो की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन बाहर होगी। कहां होगी, तो लैब में डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाएगा। ध्यान से, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर। और यहां पर क्या कह रहे हैं भाई, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड दी फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर। इन वीवो अंदर फीमेल बॉडी के, और इन विट्रो फीमेल बॉडी के बाहर। अब दोनों को समझिए भाई, यहां फर्टिलाइजेशन फीमेल के बाहर कराया जा रहा है। दैट मीन्स वो फीमेल ऐसे कंडीशंस को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जहां स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सके। ध्यान से सुनिएगा भाई कि अगर यहां फर्टिलाइजेशन हम लोग बाहर करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहां मेल और फीमेल का जो गैमेट है स्पर्म और ओवम वो फर्टिलाइज हो सके, ऐसे कंडीशंस को फीमेल के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। मतलब फीमेल अनेबल है टू प्रोवाइड द कंडीशन और कंडीशन दैट इज सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इस कंडीशन में स्पर्म और ओवम को बाहर में फर्टिलाइज कराया जा रहा है, लेकिन यहां कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब फीमेल बॉडी वैसा इंवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर सक रहे हो। ध्यान से समझिएगा, यहां फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं था और यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं। अब भाई
अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन आपने बाहर में कराया, लेकिन अभी मैंने ये तो नहीं कहा है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन सही नहीं है। बस भाई इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, बाकी सारा सिस्टम सही है। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब वापस उस फीमेल बॉडी में डाला जाएगा। अब वापस उस फीमेल बॉडी में किस किस कंडीशन में डाल सकते हैं? तो सबसे पहला है भाई अपने पास जिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कतई इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो जिफ्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कीजिएगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट मतलब ये बता रहा है कि जाइगोटिक कंडीशन में, इंट्रा फैलोपियन मतलब कहां भाई? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। किसको? तो इस जाइगोट को। किसको भाई? जाइगोट को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेल और फीमेल गैमेट को तो बाहर में ही फर्टिलाइज करा दिया है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को हम लोग कहां डाल देंगे भाई? फैलोपियन ट्यूब में। तो इस कंडीशन को कहा गया है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब कहते हैं किस कंडीशन में? तो सबसे पहला कंडीशन है भाई 8 सेल्ड स्टेज। अब इस 8 सेल्ड स्टेज को क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या नाम देते हैं भाई? ब्लास्टोमियर। ये जो 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर है, हम लोगों को याद होगा कि इंप्लांटेशन 32 सेल्ड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। और यहां तो अभी हम लोगों ने 8 सेल की बात करी है। तो भाई बताइए कि अभी इंप्लांटेशन होने के लिए इसे और क्या करना पड़ेगा भाई? सेल को बढ़ाना पड़ेगा, 32 तक आना पड़ेगा। और इंप्लांटेशन कहां होता है भाई? यूटेरस के फंडस में होता है। कहां होता है भाई? यूटेरस के फंडस में। तो हम लोग यहां भी 8 सेल्ड है, तो इसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे भाई। अब फैलोपियन ट्यूब में ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करते करते आगे बढ़ेगा, और जब ये 32 सेल्ड स्टेज हो जाएगा तब तक ये कहां पहुंच चुका होगा भाई? यूट्रस में, और फिर इंप्लांटेशन हो जाएगी। मतलब यहां 8 सेल्ड स्टेज है, इसलिए कहां डाला जा रहा है भाई? फैलोपियन ट्यूब में। कहां डाला जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। इसी के से रिलेटेड और भी एक कंडीशन है भाई अपने पास, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस बार यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब अब यहां पर जैसे ही यूट्रस में जाएगा यहां इंप्लांटेशन करना पड़ेगा। मतलब पहले से ही 32 सेल स्टेज होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई ये IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यूटेरस में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो कितना सेल स्टेज होगा भाई? 32 सेल स्टेज। अब इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वहां जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, नहीं। अब ये 32 सेल स्टेज में पहले ही पहुंच चुका है, तो डायरेक्ट कहां डालेंगे भाई? यूट्रस में। कहां डालेंगे? यूट्रस में। तो 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में। कौन से स्टेज में भाई? ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में। इसे सीधे यूट्रस में हम लोग क्या करते हैं भाई? ट्रांसफर, और फिर वहां हो जाएगा इंप्लांटेशन। तो ये था भाई अपना दूसरा कंडीशन। और तीसरे कंडीशन की बात करेंगे तो ICSI। ये ICSI क्या है भाई? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कहते हैं अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर स्पर्म चले गया ओवम के पास, चलिए ठीक है भाई, ये ओवम है और ये स्पर्म है, यहां चला गया। अब स्पर्म में अगर इतनी ताकत ना हो कि ये पेनिट्रेट करके अंदर जा पाए और इस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर पाए, तो बताइए भाई क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। अब यहां स्पर्म चले भी गया तो कोई फायदा तो है नहीं। मतलब ऐसे कंडीशन में हम लोग फीमेल का ओवम लेंगे और इधर से स्पर्म लिया जाएगा, और इस स्पर्म को इंजेक्शन की मदद से ओवम के अंदर तक ले जाया जाएगा। किसकी मदद से भाई? इंजेक्ट करके ओवम के अंदर डाला जाएगा। तो मैंने यहां क्या लिखा है भाई? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये है अपने पास ओवम और ये है भाई स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म। इसको इंजेक्शन की मदद से कहां डाल दिया जाता है? इस ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इसे क्या कहा जा रहा है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब भाई स्पर्म अंदर चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद तो यहां सारा काम फीमेल में हो सकता है, तो वापस से किस में डाल दिया जाएगा भाई? फीमेल में। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? इन विट्रो। मतलब यहां सिर्फ फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं है, बाकी सारा काम कर सकती है। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बाहर करवा लेंगे और फिर इसको कहां डाल देंगे भाई? फीमेल के यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो ये था भाई पहला ट्रीटमेंट अपने पास ART का इन विट्रो, जहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन है भाई अपने पास इन वीवो। कौन सा है भाई? इन वीवो।
अब ये इन विवो क्या होता है समझिएगा। इस बार हमने कहा है कि फर्टिलाइजेशन कहां होगी, याद कीजिए भाई कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगी। देखिए ध्यान से भाई, इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब यहां फीमेल ऐसे कंडीशंस को प्रोवाइड कर रही है जहां फर्टिलाइजेशन हो सके। तो भाई फिर ये क्या है, कह रहे हैं कि यहां फीमेल ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। भाई किसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवम को। मतलब घर सब कुछ अच्छा है लेकिन वहां पर जो होने चाहिए वो ही नहीं है। यहां कंडीशंस तो प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन ओवम ही नहीं है। तो भाई स्पर्म जाके भी क्या करेगा, मतलब ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए कि उस फीमेल के यूट्रस और या फिर फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, कहीं बाहर से ओवम लाएंगे, मतलब किसी डोनर फीमेल का ओवम लाया जाएगा और वहां रख दिया जाएगा उस फीमेल के यूट्राइन कैविटी में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। अब वहां पर हमने रख दिया क्या, ओवम, और फिर इधर से जाएगा कौन भाई, स्पर्म, तो वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन इसके पास ओवम नहीं है। तो भाई ये ओवम किसी डोनर से ले ली है। तो भाई यहां पर देखिए क्या चीज दिया जा रहा है, गैमीट दिया जा रहा है। ये ओवम फीमेल के अंदर डाला गया, तो क्या डाला गया भाई, गैमीट। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन कहां होगी भाई, फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन तो इसी के अंदर कराना है, तो इस गैमीट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रख दिया गया, ओवम को। अब स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ऐसे प्रोसेस को भाई नाम देते हैं गिफ्ट। क्या नाम देते हैं भाई, गिफ्ट। पूछा जाता है कि जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो जिफ्ट में यहां फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, फिर जायगोट का ट्रांसफर हम लोग फैलोपियन ट्यूब में करा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन अंदर ही होना है, इसलिए गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। किसका भाई, गैमीट। और यहां गैमीट कौन हो जाएगा भाई, ओवम। कौन हो जाएगी, ओवम। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई अपने पास AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहां डेलिबरेटली स्पर्म को अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। और उसके बाद है भाई IUI, यहां पर सीधे यूट्रस तक स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखिए भाई, आप लोगों ने सुना होगा IVF के बारे में, कई बार पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि जो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टेराइल है, वो IVF टेक्निक को अपनाए। ये IVF क्या था भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि यहां पर फर्टिलाइजेशन लैब में कराया जाएगा मेल और फीमेल के गैमिट को लेकर, तो वही कहा गया भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है भाई। तो भाई इस तरीके से कंप्लीट होता है अपना टॉपिक इनफर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनफर्टिलिटी। या हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हुए, मेल और फीमेल। तो भाई इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे डिजीज जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण से एक से दूसरे में क्या हो जाए भाई, चला जाए, उसे कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STDs को ही भाई हम लोग STI भी कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या कहा जाएगा भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कहते हैं इसे और भी नाम दिया गया है भाई, VD, वेनरल डिजीज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, वेनरल डिजीज, या फिर इसे RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। देखिएगा भाई, एक STD जिसका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए भाई, डेफिनेशन मैंने मेंशन किया हुआ है कि इन्फेक्शंस और डिजीजेज, किसकी बात करी जा रही भाई, ऐसे इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू, जो किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसे कहा जा रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये हम लोगों को पता तो चल गया कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअली किसी के साथ रिलेशन में आने के दौरान इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अब देखते हैं भाई कि इनका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इंफेक्टेड है या फिर नहीं।
तो यहां माइनर सिम्टम्स की बात करते हैं भाई, तो माइनर सिम्टम्स में देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है इचिंग, मतलब क्या भाई, खुजली होगा, तो इसे क्या कहा गया है, इचिंग। अब ये सभी जितने भी सिम्टम्स हैं सभी जेनाइटल ऑर्गन्स में होते हैं। कहां होते हैं भाई, जेनाइटल ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स में। दूसरा देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, फ्लूइड डिस्चार्ज। क्या लिखा हुआ है भाई, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना। तीसरा थोड़ा बहुत पेन होगा, और चौथा स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन्स। कहते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में इचिंग होगी, वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, वहां थोड़ा बहुत पेन होगा, और वहां पर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। ठीक है भाई। जनरली ज्यादातर सिम्टम्स फीमेल में ज्यादा इजीली ऑब्जर्व किया जाता है मेल के तुलना में भाई, मेल में थोड़ा कम सिम्टम्स ऑब्जर्व होता है। फिर हम लोग बात करते हैं मेजर सिम्टम्स के बारे में। अगर मेजर सिम्टम्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है भाई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक का मतलब क्या होता है भाई, कूला। कूले में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहां की बात करी जा रही है भाई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। दूसरा है भाई एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब आप लोगों को तो पता ही भाई कि समय से पूर्व, अभी बच्चा पूरा कंप्लीटली डेवलप भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही बच्चे का अंदर में अगर डेथ हो गया है तो उसे क्या कहा जा रहा है भाई, एबॉर्शन। ये खुद से हो जाएगा भाई। तीसरा अपने पास भाई स्टिल बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म हो जाना समय से पूर्व, अभी बच्चा 6-7 महीने का, 4-5 महीने का ही है, और बच्चे का क्या हो गया भाई, जन्म। तो ऐसा बच्चा क्या होगा भाई, डेड ही होगा, मरा हुआ ही होगा। तो यहां क्या लिखा हुआ भाई, स्टिल बर्थ, मतलब जो मरे हुए बच्चे का जन्म होना, तो वो लिखा हुआ भाई अपने पास। नेक्स्ट फिर है भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जनरली इंप्लांटेशन फंडस में होती है, अगर फंडस के अलावा किसी और रीजन में हो रहा है जैसे फेलोपियन ट्यूब, तो इसे क्या कहते हैं भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका ही सिम्टम है भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट है भाई इनफर्टिलिटी, बांझपन, फीमेल का बांझ हो जाना या मेल का बांझ हो जाना, वो भी एक क्या हो जाएगा भाई, सिम्टम। फिर है भाई कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कहता रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर हो सकता है, और भी कई सारे सिम्टम हो सकते हैं। फिलहाल हमें एनसीईआरटी से जाना है भाई, एनसीईआरटी को थॉरोली देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो माइनर सिम्टम्स में मैंने लिखा हुआ है इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स। फिर हम लोग बात करेंगे मेजर सिम्टम्स की, तो यहाँ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, फिर एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और कैंसर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब यहां पर भाई हम लोग कुछ ऐसे डिजीज का नाम जान लेते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो यहां पर देखिए भाई मैंने 3 कैटेगरी बनाया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बैक्टीरिया से होने वाला, दूसरा लिखा हुआ है वायरस से होने वाला, और तीसरा लिखा है मैंने प्रोटोजोआ से होने वाला। तो देखिए भाई सबसे पहले डिजीज का मैंने नाम मेंशन किया हुआ है सिफिलिस। क्या मेंशन किया हुआ है भाई, सिफिलिस। लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, वायरस से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सबको पता है भाई, एचआईवी, एड्स, ये तो सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा है ये भी याद रहे। तो सबसे पहला एग्जांपल याद रखिएगा भाई, सिफिलिस। सिफिलिस होता है ट्रैपोनिमा पैलिडम से। किससे होता है भाई, ट्रैपोनिमा पैलिडम से, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट अपने पास गोनोरिया। गोनोरिया होता है भाई निजीरिये, गोनोरिये से, ये भी क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्लेमाइडियसिस, ये होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से। किससे होता है भाई, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से, जो कि क्या है भाई, बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट अपने पास वायरस से रिलेटेड भाई कुछ डिजीज है। सबसे पहला तो है जेनाइटल हर्प्स। कौन सा है भाई, जेनाइटल हर्प्स, ये होता है हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस से। फिर नेक्स्ट है भाई जेनाइटल वॉट्स, ये किससे होता है भाई, ह्यूमन पेपिलो वायरस से। फिर नेक्स्ट है भाई हेपेटाइटिस बी, ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। और सबसे आखिरी में मैंने प्रोटोजोआ से रिलेटेड एसटीडी के बारे में लिखा है, वो है ट्राइकोमोनियसिस। क्या भाई, ट्राइकोमोनियसिस, ये होता है भाई ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से। किससे होता है भाई, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से, जो कि एक प्रोटोजोआ है। और एक बहुत ही फेमस जो आप लोगों को ही पता है भाई, एड्स। ये तो आप लोगों को पता ही होगा एड्स के बारे में। एड्स किससे होता है भाई, वायरस से होता है। किससे होता है भाई, वायरस से। और इस वायरस का नाम क्या है, HIV। क्या नाम है भाई, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की अगर बात करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो भाई आप लोग फुल फॉर्म मेंशन कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर बात करेंगे HIV के फुल फॉर्म की, तो ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को क्या कर देता है भाई, कम कर देता है, उसका नाम क्या दिया गया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस डिजीज में हम लोग खुद से ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं और अपना इम्यूनिटी को कम कर ले रहे हैं, तो इस डिजीज को नाम दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस एड्स के बारे में हम लोगों को चैप्टर 8 जो कि डिजीज, ह्यूमन डिजीज वाला भाई चैप्टर है, उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो फिलहाल आप लोग नाम मेंशन कर लीजिएगा। अब भाई हम लोगों को देखना है कि इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है या फिर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे पहली बात भाई कि आप किसी भी अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज मत होइए, या फिर बहुत सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ भी इन्वॉल्व मत होइए। सिंपल सी बात, आप जिन्हें जानते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन पहले से है, आप उनके साथ ही सेक्सुअली या फिर इंटीमेट रिलेशन को बनाइए। बाकी जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनसे कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाइए, और बहुत सारे लोगों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। तो पहला पॉइंट भाई अपने पास है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। क्लियर है भाई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब क्या है भाई, सेक्स। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर किसी कपल को ऑफस्प्रिंग नहीं चाहिए या फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो भाई सिंपली यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कॉन्डम HIV जैसे इंफेक्शन से बचाता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो भाई जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिल जाएगा आप लोगों को लिंक, और देख लीजिए भाई। नेक्स्ट अपने पास थर्ड पॉइंट है भाई, इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट हो तो भाई आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और डिटेक्शन की करवाइए, और अगर पता चल गया कि हाँ आप इन्फेक्टेड हैं तो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराइए। भाई मैंने 3 पॉइंट को मेंशन किया है, ये तीनों ही पॉइंट एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में यहां से भाई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, और तीसरा भाई इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि समय से पहले पता चल जाए, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, और अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए अगर ये डिजीज सीरियसली आप में है तो। एसटीडीज की बात करेंगे भाई, तो ऐसे इन्फेक्शंस ज्यादातर 15 to 24 एज ग्रुप वाले यंग्स में होने का ज्यादा चांसेस होता है भाई। क्यों? क्योंकि ये यंग्स ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों से सेक्सुअली रिलेशनशिप बना रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में भाई इन्हें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये एसटीडीज की अगर बात करेंगे भाई, तो इन्फेक्टेड लोगों के द्वारा शेयर्ड किए गए इंजेक्शन, जैसे कोई इंट्रावेनस अगर ड्रग्स लेता है भाई, तो वहां पर लोग नीडल्स को चेंज नहीं करते हैं, और ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उनसे और भी लोगों को इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ध्यान से ना किया जाए तो ऐसे लोग जिनके ब्लड इन्फेक्टेड है, अगर किसी और में उनका ब्लड चला जाए तो उनमें भी एसटीडीज होने के चांसेस ज्यादा है। या इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में भी एसटीडीज का होने का चांसेस है भाई, इन्फेक्शन होने का चांसेस है। फिर हम लोग बात करेंगे तो जो भी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, अगर अच्छे से उसे स्टरलाइज ना किया गया हो तो वहां से भी ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो भाई इस तरीके से कंप्लीट होता है अपना 4th चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हो। भाई आप लोग वीडियो देखिए और फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ये चैप्टर अब अपना खत्म हो चुका है भाई। अब इसके बाद हम लोग लाइव क्लास लेंगे जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डील किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए भाई, ताकि हम लोग फिर जल्द से जल्द आपसे ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर पाए। तो भाई आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आप प्रेस बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप लोगों को ये पता चल सके कि नेक्स्ट लाइव क्लास कब होने वाला है।
टिल देन, थैंक यू।